नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीव्रता के अंत की, यानी कि शीत युद्ध के अंत की। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शीत युद्ध जो है यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच चल रहा था, ठीक है। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ किस तरीके से समाप्त हो गया, यानी कि दो तीव्रता का यानी कि शीत युद्ध का अंत हो गया। और मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि शीत युद्ध जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये क्या है, चालू है। हाँ, मैं एग्जांपल देखता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, शीत युद्ध का मतलब क्या था, जब दो देश एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से हानि या नीचा या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसे शीत युद्ध बोलते हैं। तो आज वर्तमान में भी कुछ ऐसी कंट्री है जो एक दूसरे को नीचा पहुँचाने की कोशिश करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना भी कह सकते हो, ठीक है। अब वैसे चाइना तो अभी सीधा सीधा कट्टर विरोधी किसका हो रखा है, चाइना हो गया वर्सेस यूएसए हो गया। यानी कि ये जो कंट्री है सीधी तो इनको कोई फाइट तो हो नहीं रही, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, अमेरिका चाइना, इनकी सीधे तौर पर ये एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इनके आपस में कोई सीधी फाइट तो हो नहीं रही, ठीक है। कोई व्यापार को लेके फ़ाइट कर रहा है, कोई सत्ता को लेके फ़ाइट कर रहा है, कोई अपनी विचारधारा को लेके फ़ाइट कर रहा है, या कोई अपनी पॉलिसी नीतियों को लेके या अपने देश के विकास को लेके फ़ाइट कर रहा है। यानी कि दूसरे को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे नीचा पहुँचाने की कोशिश करी जा रही है। यानी कि शीत युद्ध जो है वो आज भी वर्तमान में कायम है, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बर्लिन की दीवार को 9 दिसंबर 1989 जनता द्वारा तोड़ दिया गया था। और जनता कौन सी थी, पूर्वी, यानी कि पूर्वी यूरोप की जनता द्वारा जो बर्लिन की दीवार थी, आप सभी को मालूम है 28 साल तक टिकी रही थी, 150 किलोमीटर की, उसको तोड़ दिया गया था। आप अपना एनसीईआरटी से, जैसे पहले बोला एनसीईआरटी की बुक निकालना, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालना, आपको फ्रंट पेज पे ही बर्लिन की दीवार का दृश्य दिख जाएगा, ठीक है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। सोवियत संघ भी देखो पूरी टक्कर दिया अमेरिका को, लेकिन इनकी जो यानी जो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया वो अपनी ही विचार द्वारा, अपनी पॉलिसी, अपनी नीति के द्वारा ही हो गया था। और शीत युद्ध में क्वेश्चन भी आता है, क्या शीत युद्ध सीधे तौर पर हथियारों के लिए यानी कि महाशक्ति के लिए था या विचारधारा के लिए था। एंड में जो आंसर निकला था वो था विचारधारा को लेकर था, क्योंकि सोवियत संघ जो था पूरा टक्कर का था, लेकिन एंड में हारा कैसे, अपनी ही नीति, अपनी पॉलिसी द्वारा, जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सोवियत संघ का जन्म देखो भाई, 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। देखो, बोल्शेविक क्रांति जो थी एक रूसी सोशल, ठीक है, जो ये जो पार्टी थी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, जो कब आई थी, 1898 में आई थी, ठीक है। जो कट्टर विरोधी थी, यानी कि पूरा सीधा सीधे विरोध करते थे पूंजीवाद विचारधारा को, ठीक है। और इसके अंदर जब दूसरी बार अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो 1903 में जो थे निकोलाई, ठीक है, निकोलाई लेनिन, इनकी आपको इमेज दिख जाएगी सेकंड बुक में, फ्रंट सेकंड पेज पर ही होगा, उनकी फ़ोटोज़ देखना। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इस पार्टी में, ठीक है। बहुत प्रभावशाली नेता उभर के सामने आए थे, और इन्हों के ही नेतृत्व में सोवियत संघ गणराज्य यानी कि रूसी क्रांति 1917 में आई थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि रूसी क्रांति कब आई थी, तो आपका आंसर होगा 1917 में रूसी क्रांति आई थी, ठीक है, जिसके अंदर निकोलाई लेनिन ने काफ़ी भूमिका निभाई थी। आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी नेताओं की इमेज दे रखी है उनको पढ़ा करो, पूछ लेते हैं वो एग्ज़ाम में। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आता ही है कि सोवियत संघ के विघटन के टाइम आखिरी राष्ट्रपति कौन सा सोवियत संघ का, या पहला राष्ट्रपति कौन था सोवियत संघ का जब स्थापना हुई सोवियत संघ की। चलिए, सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण में, समतावादी यानी कि समानता के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, ठीक है,
केंद्रीकृत योजना राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत संघ प्रणाली, यानी कि यहाँ पर राज्य ही सब कुछ करेगा, यानी कि सरकार के हाथ में ही सब कुछ होगा, वही सारी योजना बनाई जाएगी और समाज में सारी चीज़ें कैसी होगी, समान होगी, इक्वल होगी। ठीक है। सोवियत प्रणाली की विशेषता, यहाँ से आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएगी कि सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध तथा साम्यवाद के आदर्शों से क्या थी, प्रेरित, यानी कि पूंजीवाद का विरोध करना है, साम्यवाद को बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि समाज कल्याण को बढ़ाना है। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब हर चीज़ प्लानिंग से होती थी, कोई भी चीज़ मार्केट के पर्पज़ पे नहीं होती थी, हर चीज़ को प्लान करके चलाया जाता था। और सोवियत संघ से ही हमारी पंचवर्षीय योजना आई, पंचवर्षीय योजना, जो कि एक प्लान की तरह काम करती थी, हमें 5 साल में किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन पे नहीं। ठीक है, उसी तरीके से सोवियत प्रणाली एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी, वो एक लिस्ट बनाते थे किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, यहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा रहता था, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे हमारे पे कई सारी पार्टी है ना, हमारे पे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी दल है, मतलब बहुत सारी जो पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज हैं, और लेकिन सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी। ठीक है, जो जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी कि जो न्यूनतम एक जो बेसिक चीज़ें होती है ना हर इंसान की, जैसे कि घर, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कर रखी थी। और यहाँ पर बेरोज़गारी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर कोई गरीब नहीं था, क्योंकि देखो सबको इक्वल चीज़ें मिलती थी, किसी भी चीज़ का प्राइस ना ज़्यादा हाई होता था ना ज़्यादा कम होता था, हर चीज़ की इक्वल रेट होता था। ठीक है, जैसे लकड़ी की चेयर हो गई, ठीक है, और स्टील की चेयर होगी, उसका प्राइस भी 50 रुपये है, इसका भी प्राइस भी 50 रुपये। तो यानी कि ज़्यादा रेट वेट कुछ नहीं बढ़ता था, ना ज़्यादा प्रॉफिट होता था ना ज़्यादा लॉस, सब इक्वल रहता था। ठीक है, इसलिए वस्तुओं की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो पाई। ये आपको पॉइंट समझ आ गया। न्यूनतम जीवन स्तर यानी स्वास्थ्य सुविधा, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड थी, ना बेरोजगारी थी। उन्नत संचार प्रणाली, ये अच्छी विशेषता थी, उन्नत। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, दूर संचार व्यवस्था होगी, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन यहाँ पे बहुत बढ़िया थे। मिलिकित, मिलिकित का मतलब होता है मालिकाना, यानी कि ऑनरशिप, ऑनरशिप यानी कि मालिकाना, यानी स्वामित्व का प्रमुख रूप राज्य था, यानी कि राज्य की जितनी भी संपत्ति होगी, जितनी भी ज़मीन होगी, उस पे जो नियंत्रण होगा वो राज्य का स्वामित्व होगा। राज्य का यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है सरकार का, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा पूरा नियंत्रण रहेगा हर एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अपने अपने प्लॉट होते हैं, अपनी अपनी ज़मीन होती है, लेकिन सोवियत संघ में ऐसा कुछ नहीं था, उस पर सारा का सारा नियंत्रण सरकार का होता था। ठीक है, अब है हमारा 8वां पॉइंट, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। ठीक है, दूसरी दुनिया, पहली दुनिया अमेरिका थी, ये दूसरी है, और तीसरी विकासशील देश, जस्ट लाइक गुट निरपेक्षता वाले जितने भी देश थे। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज, ठीक है, तर्ज का मतलब होता है स्वरूप, यानी कि प्रतिरूप या ढांचे पर ढाला गया था। इन्हें समाजवादी गेमों के देश या दूसरी दुनिया कहा गया था। ठीक, गेमों का मतलब होता है ग्रुप, जो जो देश इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रूस, मिखाइल गोर्बाचेव के राष्ट्रपति थे, आप सभी को मालूम है। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया और ठीक है, उन्होंने पुनर्रचना की। ठीक है, यानी सुधारों को ठीक करना चाहते थे, इसलिए कि 2 नीति लेके आए थे, पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं 4 मार्क्स में। यानी कि ये पॉलिसी लाए तो थे भले के लिए, लेकिन हो गया था नुकसान। एग्जाम्पल के लिए अभी आएगा, शॉक थेरेपी भी आएगा। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा, 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने, रूस तथा यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है,
CICS नौ स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल 15 नए देश बने, यानी कि ये जितने भी देश इसके अंदर शामिल थे, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, यानी कि इसके अंदर 15 नए देश क्या थे, शामिल थे, जो यानी कि जो सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे, जब विघटन हो गया सोवियत संघ का, तो एक नया राष्ट्रकुल बनाया गया था, जिसके स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसके अंदर 15 नए देश शामिल थे। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण, पहले देखो इसको समझ लो पहले, यानी कि जितने भी देश सोवियत संघ में शामिल थे वो अलग हो गए, उन्होंने एक नया स्टेज बनाया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। फिर ये सारे के सारे बंदे बाद में यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे, जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। EU, जिसे यूरोपीय संघ बोलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कि क्या रीज़न रहे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखो, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका, यानी कि जो एक जनता की जो इच्छा होती है ना एक सरकार से, कि हाँ सरकार हमारे लिए ये करेगी, रोज़गार देगी, ये सारी सुविधा हमें प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो वहाँ के नागरिक थे वो खुश नहीं थे, उनकी जो उम्मीद थी वो बेकार हो गई। सोवियत संघ प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा हो गया था, यानी कि जो वहाँ जितने भी एम्प्लॉय थे, जैसे कि बैंक में ज़्यादातर सीन हो जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कोई भाई गुस्सा नहीं होना, एग्ज़ाम बहुत जगह हो जाता है, कई सरकारी दफ्तर होते हैं जहाँ पे भाई कुछ लोग सुनते नहीं हैं कि हाँ भाई ये तो बड़े लोग हैं या ये सरकारी बाबू हैं, हमारी कहाँ सुनेंगे। उसी तरीके से नौकरशाही शिकंजा जो था वो बहुत तरीके से ख़राब हो गया था। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जनता की बात ना सुनते थे, ना कोई जवाबदेही होती थी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, ठीक है, एक तरह से तानाशाही हो चुकी थी, इस पर रोक लगाना चाहते थे। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें बनती थी, जो भी प्रॉफिट होता था, जितने भी संसाधन अवेलेबल थे, उन सब का यूज़ जो था हथियार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है। आर्मी वेपन्स के लिए बनाने के लिए किया जाता था, यानी कि देश की इकोनॉमिक प्रगति के लिए नहीं होता था, बल्कि हथियार बनाओ कि कल को लड़ाई में कमी ना हो जाए, और बनाए जाओ, लेकिन उसको सेल मत करो। ठीक है। यानी कि बस स्टोर करके रख लो, जो कि बहुत गलत बात है। बेचना भी चाहिए ताकि कुछ अर्निंग आए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, यानी कि तकनीक और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों के मुकाबले क्या हो जाना, पीछे रह जाना। ठीक है। आज भी देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने ही देश की बात करें, जैसे शहरों की बात करें, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो स्मार्टफोन चलाते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो लोग होते हैं आज भी स्मार्टफोन चलाते हैं शहरों में, लेकिन अगर हम गांव में जाएंगे तो आज भी बहुत सारे जो घर हैं वो कीपैड फ़ोन चलाते हैं। ठीक है। और उनको टच के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ठीक है। तो यानी कि वो यहाँ पर तकनीक और बुनियादी चीज़ों के बारे में थोड़े पीछे हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो चलती है, गांव में अभी ये सब व्यवस्था नहीं है। अगर कोई गांव का व्यक्ति पहली बार मेट्रो में आएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन में जा रहा है, और ये भी सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या ये मेट्रो, यानी ये जो रेल है, क्या हमारे गांव तक जाती है। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो व्यक्ति नॉर्मली आपसे पूछ भी सकते हैं। ये कहने का सीधा सा मतलब है, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों के मुकाबले यूरोपीय संघ पीछे रह गया था, जो कि वहाँ की जनता को पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल, कि हम पीछे क्यों हैं। रूस की प्रमुखता, यानी कि जितने भी देखो अभी बताया 15 देश के अंदर शामिल थे। ठीक है। सिर्फ एक की चलती थी, वो थी रूस की। इसी को सबसे ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता था, इसी की वैल्यू होती थी, ज़्यादा बातचीत होती थी, इसलिए सिर्फ बाकी जो बंदे होते थे नाखुश होते थे कि भाई हमें बुलाया क्यों है, जब चलानी एक की है तो हमें पूछा क्यों है, इससे अच्छा तो हमें भी हटा दो। तो इसलिए बाकी बंदे मेंबर्स होते नाखुश रहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार का विरोध होना। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ होती थी वो पश्चिमी देश के सपोर्ट के लिए होती थी। ठीक है। यानी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी एक तरह से, वो उसके समर्थन में थी इनकी नीतियाँ, इसलिए बहुत सारे बंदे जो थे नाखुश थे इनके सुधारों से। अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। ठीक है। अर्थव्यवस्था जो थी गतिरोध हो गई थी, यानी कि रुक गई थी, और उपभोक्ता वस्तुओं की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनकी कमी होने लगी थी धीरे धीरे, जिससे लोग खुश नहीं थे। राष्ट्रवाद भावनाओं और
संप्रभुता की इच्छा का उभार होने लग गया था, यानी कि हमारी आज़ादी पे बंदे कहने हमें आज़ादी चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ें भी आने लग गई थी सामने। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, सोवियत प्रणाली जो थी सत्तावादी हो रही थी एक तरह से, यानी एक ही की चल रही थी, एक तरह से तानाशाही हो रही थी पार्टी, जो कि गलत है। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही ना होना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब कोई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है तो कोई भी उस देश का नागरिक खुश नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए कोई भी पार्टी उसको जवाबदेही होना चाहिए। जैसे हमारे देश में होता है, कोई विचार होता है तो हम ITR लगाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, या फिर हमारे संसद में उस चीज़ के ऊपर बहस होती है, किसी चीज़ के ऊपर जानकारी है जहाँ पे निष्पक्ष होकर बातचीत रखी जा सकती है, ठीक है। ऐसा वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। अब आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी कि जब USSR ख़त्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद क्या हुआ। शीत युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ, हथियारों की होड़ की समाप्ति होगी, सोवियत संघ का अंत, 15 नए देश आज़ाद हो गए, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि तो इसकी चलती थी तो यही उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कि हथियारों पे थोड़ा कम रोक लगाई गई और थोड़ा व्यापार पर ध्यान दिया गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्नचिन्ह तथा पूंजीवाद उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ, यानी समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या अब हम इसको इस्तेमाल करें, हम अब पूंजीवाद को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस विचारधारा के कारण देश का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब एक ही देश में विचारधारा थी, वो थी पूंजीवाद, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था सोवियत संघ के विघटन के बाद। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता या शीत युद्ध की समाप्ति नहीं होती तो वर्तमान स्थिति क्या होती। ये जितने भी संघर्ष समाप्त हो गए ना, ये सारे चलते, ठीक है। ये कभी 5 नंबर में 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, उसके आंसर ये सारे होते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो चीज़ें नहीं होती, वो चलती रहती है, ठीक है। अब आ गया है शॉक थेरेपी, ठीक है। शॉक थेरेपी का मतलब होता है झटका दे के इलाज करना, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ एकदम से चल रही थी उसको एकदम से बदल दिया गया। जैसे कोई पूरी ज़िंदगी चाय पीता आ रहा था, एकदम से कॉफ़ी पे चला गया, तो भाई थोड़ा तो तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि एकदम से कोई बदलाव होता है जो कि बहुत हानिकारक है। बदलाव धीरे धीरे अच्छी बात है, लेकिन एकदम से बदलाव करना पूरी तरीके से गलत है। शताब्दी का इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी झटका देकर इलाज करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी कि परिवर्तन करने के मॉडल को अपनाने को कहा गया था। यानी कि इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि किसने राय दी थी, किसने सलाह दी, यानी कि विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सलाह दी थी, ठीक है। मुद्रा कोष ने सलाह दी थी कि आप साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ थोड़ा अपने कदम बढ़ाएं, ठीक है, कहा गया था। अब आता है शॉक थेरेपी की विशेषता, किन बातों को इसमें बोला गया। मिलिकित का प्रमुख, मिलिकित का मतलब यहाँ पे ऑनरशिप, स्वामित्व। पहले यहाँ पर सरकार का स्वामित्व था, यहाँ पर नागरिक को स्वामित्व देने की बात करी गई, यानी कि निजी स्वामित्व बोला गया है, राज्य को नहीं, यानी कि राज्य या सरकार का स्वामित्व नहीं होना चाहिए संपत्ति के ऊपर, ठीक है। राज्य की संपदा का निजीकरण, ठीक है, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी थी उनका निजीकरण किया जाए। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म खोली जाए, ठीक है, यानी कि जो मॉल वगैरह जो भी फैक्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में खोली जाए। मुफ्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया जाए, यानी सभी को मौका दिया जाए, सभी अपने प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, जिसकी जैसी क्वालिटी होगी उसकी वैसी प्राइस होगी, जिससे क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सुधार मिलता है, हेल्प मिलती है। क्योंकि देखो जब कंपटीशन होगा तभी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, ठीक है, जब कंपटीशन होगा तभी तो गुणवत्ता होगी। जैसे स्कूल में होता है भाई, टेस्ट होंगे तभी तो पता लगेगा कौन कितना ख़राब है कौन कितना बढ़िया है, ठीक है।
सिर्फ किताबी बातों से कहने का मतलब ये है कि किसने कितनी पढ़ाई करी, किसने नहीं करी है, कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन नहीं है, किसका किस में इंटरेस्ट है, ये भी पता लगता है इंटरेस्ट टेस्ट लेने से कि किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें होंगी नहीं, कंपटीशन होगा नहीं, इसलिए तो बच्चे की काबिलियत के बारे में पता भी नहीं चलेगा। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्राओं को बदला गया। पहले रूबल थी, रूसी मुद्रा, उसको बदल दिया गया। ठीक है, नहीं, रूसी मुद्रा जो थी उसको बदला गया। ठीक है, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि सिर्फ केवल पूंजीवाद को अपनाया गया। और भारत के अंदर, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में पूंजीवाद यानी कैपिटल बोल लो और साम्यवाद यानी सोशलिज्म दोनों हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमिक, यानी कि मिश्रण अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ पे। यानी कि पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है, यानी कि सरकारी भी है, निजी भी है, दोनों का मिश्रण है हमारे देश में। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव किया गया, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी और विचारधारा को नहीं अपनाया गया। अब आता है शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। वो तो सारी चीज़ें उसकी विशेषता लिखी थी कि शॉक थेरेपी क्या क्या होगा। अब इसके परिणाम अपनाने के बाद क्या हुआ, पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः असफल, यानी कि पूरी तरीके से ये क्या हो गया, असफल हो गया। रूस की औद्योगिक ढांचा चरमरा गई, यानी कि क्रैक सी होगी पूरी तरीके से। जैसे कि पहले बताया, बदलाव धीरे धीरे सही है, एकदम से बदलाव बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक यानी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो पूरी तरीके से बेकार हो गया, क्योंकि जितनी भी सरकारी चीज़ें थी वो सस्ते दामों पर बिक गई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों पर औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा गया जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। आर्थिक विषमता, ठीक है, यानी कि आर्थिक विषमता का मतलब होता है यहाँ पर ये अंतर की बात कर रहा है, अंतर यानी कि अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ गया था। ठीक है, अमीर और गरीब में अंतर बढ़ गया। खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, माफिया वर्ग का उदय होने लग गया, क्योंकि देखो जब गरीबी होगी तो लोग लड़ाई झगड़ों पे उतर ही आएंगे, यानी माफिया वर्ग सामने आएगा, जिसमें दुकानें तोड़ी जाएंगी, कई सारे लुटेरे पैदा हो जाएंगे। इसलिए गरीबी को मिटाना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति का शासन शुरू हो गया। ठीक है, कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति अधिक शक्तियाँ, जिसमें सत्तावादी राष्ट्रपति हो गया, यानी कि शॉक थेरेपी के कारण राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा पावर दे दी और वो सत्तावादी होने लग गया। ठीक है, यानी जनता के प्रति कोई जवाब नहीं। अब है संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जितने भी टीम के अंदर बाकी 15 देश थे, उनके बीच में आपसी संघर्ष शुरू हो गए थे। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी और रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया में 2 भागों में बढ़ गया, चेक तथा स्लोवाकिया में बढ़ गया। ये है बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का क्या है, क्षेत्र है, ये भी और ये भी, यानी कि यूरोप के क्षेत्र है ये। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्ज़गोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यानी कि एक कंट्री कई सारे हिस्सों में टूट गई। ठीक है, याद रखना ये जो 15 देश है, इनके अंदर हिंसक अलगाववादी आंदोलन या संघर्ष ये सारी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, ये अलग अलग कंट्री, ये अलग नहीं, ये 15 ही देश हैं सोवियत संघ के। जब समाप्त होने के बाद तो संघर्ष लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। बाल्कन क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र, लिथुआनिया मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया, लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे। 2004 में नाटो में शामिल हुए। ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं।
ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने लिथुआनिया? तो आप बोल सकते हो 1991 में, और नाटो के 2004 में। ठीक है, ये वो हैं जो रूसी साम्राज्य के प्रथम वर्ल्ड वॉर 1 में आज़ाद हुए थे ये देश। ठीक है, वो सारे देश हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए थे। मध्य एशिया के ताजिकिस्तान की में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला, यानी कि 1991 से लेकर 2001 तक, यानी कि 10 साल तक। अज़रबैजान, ओमानिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। ये सब क्षेत्र हैं, रूस के भी कह सकते हैं, यूरोप के। मध्य एशिया गणराज्य में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण इस क्षेत्र के बाहरी ताकतों ने, यानी कि चाइना और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा दखलअंदाजी करी थी तेल के भंडारों को लूटने की, जो 3rd चैप्टर में इनके बारे में बताया भी गया था। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी कि सोवियत संघ का और भारत के साथ कैसा रिलेशन था उस टाइम। देखो, आज भी भारत और रशिया के या सोवियत संघ के अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, पुतिन से आप समझ ही गए होंगे, या फिर राफेल विमान से आपको ध्यान हो गया होगा कि किस कंट्री की बात हो रही है। पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, और रूस के साथ विशेष रूप से प्राग्रण है। प्राग्रण का मतलब होता है बहुत बढ़िया है। ठीक है, रूस के साथ भी अच्छे रिलेशन है। दोनों का सपना है कि बहुद्वीपीय विश्व का मतलब सारे देश ऑलमोस्ट सब आज़ाद हों, सबकी इंडिपेंडेंट हो, सबके सब देश आज़ाद हों। दोनों देश, ठीक है, दोनों देश सह अस्तित्व, यानी कि सह कहने का मतलब है साथ साथ मौजूदगी में, यानी कि साथ साथ सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल किया जाए। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ों का जो सल्यूशन है वो साथ साथ किया जाए बातचीत के द्वारा। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक है, दोनों लोकतंत्र में विश्वास, लोकतंत्र सबको पता है, वोट देने का अधिकार। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। 80 द्विपक्षीय समझौते का मतलब होता है दोनों तरफ से 80 प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। ठीक है, आज भी हम बहुत सारे वेपन, एग्जाम्पल के लिए राफेल विमान, आप लिख सकते हैं राफेल के बारे में। रूस से तेल का आयात करते हैं, रूस से तेल आयात किया जाता है भारत। परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद मिलती है। परमाणु यानी परमाणु हो गया, और अंतरिक्ष रॉकेट वगैरह जो हम बनाते हैं, जैसे मंगलयान। ठीक है, इन सब में हम रूस की मदद भी लेते हैं और मदद भी करते भी हैं। काजाकिस्तान और तुर्किस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2000 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, सिलेबस का पार्ट है ये। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दी है मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट जाके चेक करें, 3rd चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ब्रिक्स सम्मेलन के द्वारा रूस भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकता है। और ये कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करा करो, सपोर्टिंग मटेरियल, और अपनी एनसीईआरटी की ज़रूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की ज़रूर प्रैक्टिस करा करो, और सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ो, और यूट्यूब पे वीडियोस देखो, और अपने नोट्स बनाओ। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करो, पूछा करो, अपना डाउट मत रखो। अब ऑलमोस्ट ये सितंबर चल रहा है और अगस्त है, और सितंबर आने वाला भी है, और मार्च भी आ जाएगा। अपना सिलेबस कवर अप करो, अपना बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करो। स्कूल ओपन होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन अपना सिलेबस कवर अप करो। ठीक है, आफ्टर 12th आपको क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या करना है, वो उसके बारे में आप अपनी रणनीति बनाओ, और अच्छे से पढ़ाई करो, अपना सिलेबस कवर अप करो। ओके, मैं ताराचंद, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।